प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो हम इस चैनल पे आज हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से जो क्लास 6 है, क्लास 6 यानी कक्षा 6 से लेके और हम 12th तक सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है। और कौन कौन सी सब्जेक्ट हम कवर करेंगे? भूगोल और आपका इतिहास और आपका राजनीति विज्ञान, पॉलिटी। ठीक है, राजनीति विज्ञान या सामाजिक विज्ञान जो भी रहेगा। इन तीन तीन जो सब्जेक्ट हैं, तीन जो विषय हैं, इन पे हम सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, हमें समझ डेवलप होगी सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। और हम क्लास 6 से 12वीं तक पढ़ते जाएंगे एक एक करके। तो जैसे कि आज मैं पहला जो वीडियो बना रहा हूँ, पहला जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना सब विषय को, वो है क्लास 6 कक्षा 6 की ज्योग्राफी। यानी मैं सबसे पहले आपको भूगोल का चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसके बाद हम साथ के साथ इतिहास और राजनीति विज्ञान, इनके भी वीडियोज बनाते जाएंगे। सबसे पहले हम क्लास 6 को कवर करेंगे कंप्लीटली। इस वीडियो में आपको क्या होगा कि क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्वेश्चंस के आंसर भी कराऊंगा और आपको एक बेसिक से समझाऊंगा चीज़ों को, जिससे आपको एक डेवलप, आपकी जो सोच है वो विकसित होगी कि क्या है एक्चुअली हम भूगोल पढ़ते क्यों हैं। आपने देखा होगा बच्चे बस पढ़ते रहते हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, उन्हें किसी का मतलब नहीं है, बस क्वेश्चंस याद करने हैं, आंसर लिखने हैं, उससे नहीं होता। आपको चीज़ों को समझ आनी चाहिए कि चीज़ें हैं क्या। तो हम और आप मिलकर इसमें वीडियोज में हम अपनी समझ को विकसित करेंगे, आंसर राइटिंग का देखेंगे कैसे आंसर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक एक टॉपिक को हम ढंग से अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले ये जो मैं खोल के बैठा हूँ, ये आपकी जो विषय है ये कक्षा 6 है और ये भूगोल की बुक है। और किसकी है? ये एनसीईआरटी की। तो अगर आपके पास में क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो आप बुक खोल सकते हैं, ओपन कर लीजिए और साथ के साथ पढ़ते चलिए। ठीक है दोस्तों, पहला जो चैप्टर है वो हम जो डिस्कस करेंगे वो है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी, या आगे चल के आप करना चाहते हो, क्योंकि आप अभी क्लास 6 में हो और आगे चल के करना चाहते हो, या आप किसी भी क्लास में और आपको लगता है कि आपको अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट करनी है, तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी से करिए। अगर आप कोचिंग नहीं जाना चाहते हो या कहीं भी नहीं जाना चाहते हो तो आप क्लास 6 से एनसीईआरटी से पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपको समझ विकसित हो जाएगी और आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। उसके बाद आप फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं क्लास 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपके हर एग्जाम में हेल्पफुल होंगी ये चीज़ें। आप एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए, ढंग से अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे। ओके दोस्तों, देखिए तो इसमें पहला जो चैप्टर है क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में, वो है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी हमारी पृथ्वी और सौर मंडल। तो इसमें हमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि सौर मंडल के बारे में पढ़ना है और उसमें सौर मंडल में हमारी पृथ्वी भी आती है। हमारी पृथ्वी कहाँ पे है, क्या रोल है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी का जो ग्लोब होता है, आपने देखा होगा ग्लोब जो होता है, इस तरह का ग्लोब देखा होगा जिसपे हम पृथ्वी को बताते हैं। ठीक है, इस तरह का एक ग्लोब रहता है। तो इस ग्लोब में हमारी जो पृथ्वी है उसके क्या मतलब, पृथ्वी पे क्या कौन कौन सा महाद्वीप किस तरह के क्या हैं, उनके अक्षांश और देशांतर हम इसमें क्या पढ़ेंगे। अक्षांश क्या होते हैं दोस्तों और देशांतर क्या होते हैं, आपने सुना होगा ना, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब आपने पढ़ा होगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में दोस्तों? पृथ्वी की गतियां, कौन कौन सी पृथ्वी की गतियां होती हैं। घूर्णन गति होती है, परिक्रमण गति होती है, जिससे क्या होते हैं आपके दिन और रात बनते हैं। कौन सी गति से आपके मौसम बनते हैं, आप ये जानोगे कि मौसम बनते कैसे हैं, कैसे कैसे ऋतुएं आती हैं आपके, सॉरी ऋतुएं कैसे आती हैं, और आपके दिन और रात कैसे बनते हैं, ये सब आप सीखोगे। फिर आप मानचित्र के बारे में जानोगे कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, खाका क्या होता है, रेखा चित्र क्या होता है, जो हमारे खेतों के मैप होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सब आप जानोगे इसमें मानचित्र वाले चैप्टर में। फिर आप पढ़ोगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल जैसे कि आपका क्षोभ मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, आपका जल मंडल, ये सब के बारे में आप क्या जानोगे, इसमें जानोगे। पृथ्वी के चारों वायु का जो आवरण है वो वायुमंडल हो गया। फिर जल मंडल के बारे में आप जानोगे, महाद्वीप, महासागर, ये सब जानोगे इसमें। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसमें आप जानोगे स्थल रूप में महाद्वीप, महासागर, ये सब के बारे में आप इसमें जानोगे। ठीक है। फिर हमारा देश भारत, हमारा पृथ्वी पे हमारा देश भारत कहाँ है, उसकी क्या स्थिति है, ये सब क्या है इसमें जानोगे, इस वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप पढ़ोगे बच्चों भारत। भारत में जलवायु कौन सी है, वनस्पति कैसी है, वन्य प्राणी कैसे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये सब इसमें आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे। तो आपको इस समझ में आ गया क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। सौर मंडल में पृथ्वी ये सब पढ़ना है। अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, और हमारा देश भारत, और भारत जलवायु वनस्पति। पहले आप ये क्या पढ़ोगे,
ये वैसी भूगोल है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ये जनरल है, कॉमन है। फिर इसके बाद ये हमारे इंडिया के बारे में, ये इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं कि सौर मंडल में पृथ्वी, ये पहला चैप्टर है आपका, ठीक है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आप देखेंगे सूर्यास्त के बाद में जो आकाश है वो कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक को खोल के रखिए और उसमें से पढ़ते चलिए, मेरे साथ साथ देखते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको समझाता चलूंगा, ठीक है दोस्तों। और नहीं तो आप इस वाले वीडियो में भी देख सकते हैं बुक को, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ तक आपने देखा, मानो आकाश में हीरे जड़े हों, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, यानी कुछ तो अलग तरह से टिमटिमा रहे हैं और कुछ अलग तरीके से। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, ठीक है। अब देखो, चंद्रमा तो आपने देखा होगा ना, चंद्रमा चमकता रहता है, पृथ्वी से आप देखते हैं रात को चंद्रमा चमकता रहता है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, आपको चंद्रमा भी दिखता है आसमान में और तारे भी दिखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखता है। आपने चंद्रमा देखा होगा, कभी तो ऐसे पूरा दिखेगा, कभी क्या होगा, आधा चंदा दिखेगा आपको, ऐसे आधा हो जाएगा, कभी इस तरह का चांद भी दिखता है, ठीक है। तो ये चांद क्या होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह का दिखता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूरा चंद्रमा होता है वो एक महीने में आपको एक बार दिखेगा, ठीक है ना। और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो होती है वही क्या होती है, पूर्णिमा। गांव में क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, आपने देखा होगा, पूर्णों की रात है, पूर्णिमा बोलते हैं ना, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा की रात को क्या होता है, चंद्रमा पूरा दिखता है और चमकीला दिखता है पूरा, ठीक है। रोशनी में बहुत, आप दिन में रात में मतलब आपको पूरा रोशनी दिखाई देगी चंद्रमा की, पृथ्वी पे प्रकाश आएगा। तो वो वाली रात क्या होती है, आपको समझ में आ गया, वो होती है आपकी पूर्णिमा, जिसमें क्या होता है, चंद्र का पूरा प्रकाश दिखता है, पूरा चंद्रमा दिखता है। और 15 दिन के बाद, पूर्णों के 15 दिन के बाद आप इसे पूर्ण नहीं देख पाओगे। यह नए चंद्रमा की रात्रि क्या कहलाती है, अमावस्या। तो जब चंद्रमा हमको नहीं दिखता है तब वो क्या कहलाती है, वो रात्रि क्या कहलाती है, अमावस्या। और गांव में क्या बोलते हैं इसको बच्चों, मावस, ठीक है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आपके लिए क्या चीजें अभी समझ में आई, पूर्णिमा क्या होती है, जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है आसमान में, ठीक है, रात में। और अमावस्या क्या होती है, वह रात जिसमें चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखाई देता है, चंद्रमा नहीं दिखाई देता, वो अमावस्या की रात होती है, अंधेरी रात होती है, ठीक है दोस्त। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। तो आप सोचते होंगे कि दिन के टाइम पे तो हमें चंद्रमा नहीं दिखता, तो ऐसा है क्या, वो चंद्रमा कहीं चला जाता है, हम तो बोलते चंद्रमा डूब गया, चंद्रमा चला गया। तो चंद्रमा कहीं जाता नहीं है। चंद्रमा तो आप जानते ही है ना, चंद्रमा तो अपने जो सौरमंडल है, अपना जो अंतरिक्ष है, उसमें चंद्रमा तो अपनी पोजीशन पे है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि हमें दिन में नहीं दिखाई देता चंद्रमा, और ये छोटी छोटी चमकीली वस्तुएं ये दिन में हमें क्यों नहीं दिखाई देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य का जो प्रकाश है, आप तो जानते ही है ना, यहाँ सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो जब सूर्य का यहाँ से प्रकाश आता है पृथ्वी पे, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सबसे तेज प्रकाश किसका होता है, सूर्य का, तभी तो दिन हो जाता है यहाँ पे, आपने देखा होगा। क्योंकि चंद्रमा का जो प्रकाश है उतना थोड़ा ना है। तो देखो, सूर्य का जो प्रकाश है वो अत्यधिक तेज प्रकाश होता है सूर्य का, उसके कारण क्या होता है, रात के समय चमकने वाली जो वस्तुएं वो हमें दिन में नहीं देख पाते। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो दिन में बहुत तेज होता है, उसके कारण जो हमारी जो तारे होते हैं वो हैं तो अपनी जगह पे ही, वो कहीं जाते नहीं है, लेकिन वो क्या है, हमें रात में नहीं दिखाई दिन में नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि तारे हैं कि नहीं हमेशा आसमान में, तो आप कहोगे हाँ, तारे हमेशा आसमान में रहते हैं, लेकिन हमें दिन में नहीं दिखाई देते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। अभी देखो, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी एक यहाँ पे डेफिनेशन निकल के आती है, एक खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ठीक है, खगोलीय पिंड। तो आपको इस वाली डेफिनेशन को याद रखना है, आपको यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, खगोलीय पिंड, ठीक है बच्चों। तो आपके लिए एक क्वेश्चन आया यहाँ पे, क्या एक खगोलीय पिंड क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको चंद्रमा और पूर्णिमा और अमावस्या पता चल गई, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते ये पता चल गया। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंड क्या है। तो आप कहोगे सूर्य, चंद्रमा
और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, यानी दिन में तो सूर्य चमक रहा है लेकिन रात के समय जो भी वस्तुएं चमकती हैं वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप याद कर लीजिए, इसको अपना आंसर हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। आपने देखा होगा कुछ खगोलीय पिंड तो बड़े आकार के और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। यानी किससे बने होते हैं? गैसों से। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। यानी बड़े आकार हो गया, गर्म हो गए और गैसों से बने हो गए, अपनी ऊष्मा हो गई, प्रकाश हो गई, जिससे वे बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है एक दोस्तों? तारा है। तो यहां से आपने क्या सीखा दोस्तों? यहां लिख देता हूं मैं तारा। तो आपसे पूछा जाएगा तारा क्या है? तो खगोलीय पिंड सबसे बड़ा क्या है? खगोलीय पिंड, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंडों में ही क्या हो गए? तारे। यानी कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जो कि किसके बने हुए हैं? गैसों के बने हुए हैं। आप क्या लिखोगे? वो खगोलीय पिंड जो गैसों से बने हुए हैं, बड़े आकार के हैं, बहुत गर्म है। बड़े आकार के हैं, बहुत गर्म है, गैसों से बने हैं और इनका अपना ऊष्मा और प्रकाश है। इनका खुद का ही ऊष्मा है और खुद का ही प्रकाश है। ये और यही क्या कहलाते हैं? आपके तारे कहलाते हैं। तो बताइए सूर्य है कि नहीं एक तारा? तो आप कहोगे यस सर, सूर्य भी तारा है, क्योंकि सूर्य क्या है? बहुत बड़ा है, गर्म है। गर्म है कि नहीं? यहाँ से ऊष्मा निकलती है, गर्म है और गैसों से बना हुआ है। ये भी गैसों से बना हुआ है, सूर्य भी जानते हैं। और यहाँ से सूर्य से क्या ऊष्मा निकलती है और प्रकाश निकलती है। तो सूर्य भी क्या हो जाएगा? एक आपका तारा हो जाएगा। तो इसका उदाहरण क्या हो गया आपका बच्चों? सूर्य। ये आपको समझ में आ गया। तो तारा क्या होता है? तारा, यहाँ से आपको यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है तारा में। ठीक है, तारा क्या होते हैं? वो खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है और बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, वो कहलाते हैं तारा। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो सूर्य भी क्या है एक दोस्तों? तारा है। ठीक है, अब देखो बच्चों अगले उस पे आते हैं आपको जब पेज पे। अब देखो, ये देखो लड़की देख रही है, यहाँ से इसको तारे दिखाई दे रहे हैं, रात का टाइम है। ठीक है, ये बच्ची देख रही है। देखो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ठीक है बच्चों, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे भी, जो तारे रात को दिखाई देते हैं वो भी सूर्य जैसे ही हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर सूर्य कैसे हो जाएगा? सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, बहुत प्रकाश आता है सूर्य से। नहीं बच्चों, एक्चुअली क्या है कि ये बहुत दूर है। देखिए सूर्य हमारा यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ पे, लेकिन ये जो तारे हैं ये सूर्य से भी दूर है। तो सूर्य से जब दूर होंगे तो आप देखते हैं कोई चीज हमसे बहुत दूर होती है तो उसका प्रकाश हम तक क्या होता है? कम आता है। आप आग के बिल्कुल पास बैठोगे तो आपको जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो बहुत ज्यादा महसूस होगी। लेकिन वही जब आग से आप दूर जाओगे तो आपको ऊष्मा क्या होगी? कम महसूस होगी। और जब लाइट होती है, जैसे प्रकाश है, आप टॉर्च को रात में जलाइए तो आप नजदीक से देखोगे तो आपको उसका प्रकाश ज्यादा दिखाई देगा, और अगर दूर से देखोगे तो वो टॉर्च जो लाइट होती है वो क्या होगी? कम होती जाएगी। तो वही है बच्चों, जो तारे हैं वो भी सूर्य जैसे ही हैं, लेकिन वो क्या है? हमसे बहुत दूर हो गए। अब ये तारा, आप बताओ, यहाँ से अब सूर्य, पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी क्या है बच्चों? पृथ्वी है। ये इतनी दूर है तो इसका प्रकाश और इसकी ऊष्मा तो हमें बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन ये जब इतना दूर हो जाएंगे तारे तो इनका तो सूर्य के कंपेरिजन में तो बहुत कम आएगा। और दूर की जो चीजें होती है वो हमें क्या दिखती हैं? छोटी दिखती हैं। आप देखते हैं ना, दूर से अगर कोई चीज देखोगे छोटी है और जब पास आती जाती है वो बड़ी हो जाती है। तो वही है बच्चों, ये जो तारे हैं ये भी सूर्य जैसे ही हैं। बहुत, इनमें ऊष्मा भी है, प्रकाश भी है, गैसों से बने हैं, बड़े हैं, सब कुछ है, बट लेकिन ये क्या है? हमसे बहुत दूर है। इस कारण ये है उतने हमको चमकीले और उतना ये प्रकाश नहीं देते। ये इनका कारण है। ठीक है बच्चों, ये हमको समझ में आ गया। हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनका ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते और ये हमें कैसे दिखाई देते हैं? छोटे दिखाई देते हैं। अब देखो बच्चों, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखा है। आपने देखा होगा ना, आसमान में जहाज दिखता है कितना छोटा सा दिखता है, पंछी जैसा, पक्षी जैसा। लेकिन जब आप नजदीक से देखोगे जहाज बहुत बड़ा होता है, उसमें हम बैठ के यात्रा करते हैं। 200, 300, 400 यात्री उसमें बैठ के जाते हैं। तो जहाज बहुत बड़ा होता है, लेकिन दूर से तो हमें छोटा दिखता है। तो वही कारण है, जब वस्तुएं हमसे दूर हो जाती हैं तो उनका जो आकार होता है वो हमें क्या दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। अब देखो, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अब आपने देखा होगा आकाश में, आपने बचपन में देखा होगा भी, घर वाले बताते हुए, देखो वो सप्तऋषि तारामंडल है, ऐसे करके एक आपको तारामंडल दिखता होगा रात में। वो बोलते हैं ना सप्तऋषि तारामंडल।
तो आपने देखा होगा तारे क्या करते हैं, रात में एक अलग अलग आकृति बनाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ओ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, कुछ लोग बोलते हैं एक 3 तारे एक लाइन में दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये जो तारे होते हैं ये क्या करते हैं, समूहों में, तारे समूहों में रहकर और विभिन्न क्या करते हैं, आप आकृति बनाते हैं। तारे जो होते हैं वो आकृतियों का निर्माण करते हैं, अलग अलग आकृतियां बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये जो आकृति जो बनती है इन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल। तो आपको एक नई टर्म समझ में आया, यहाँ पे एक नया शब्द मिला आपको, नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल क्या है, नक्षत्र मंडल क्या है, तारों के समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति। आप क्या आंसर लिखोगे, यहां से यहां तक लिखोगे, तारों के समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है, नक्षत्र मंडल। ये यहां से यहां तक आपका आंसर हो जाएगा। नक्षत्र मंडल कोई पूछेगा, उदाहरण क्या दोगे आप इसका, अर्सा मेजर और बिग बियर। उदाहरण क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके बच्चों, अर्सा मेजर और बिग बियर। आपके ये उदाहरण हो गए इसके। ठीक है, आपसे कोई पूछता है, आपके एग्जाम में आता है, आप बता दोगे। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल वियर या सप्तऋषि। यानी सप्तऋषि आप बहुत आसानी से आप आसमान में पहचान सकते हो। मैंने बताया ना, इस तरह की आकृति आपको दिखेगी, 1 2 3 4 और 5 6 और 7। ये 7 तारों का समूह है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सप्तऋषि या स्मॉल बियर। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे सप्तऋषि के बारे में बताओ, तो आप कहोगे कि सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह है जो आसमान में जो विविध तरह की आकृतियों का निर्माण करता है। ठीक है, ये एक नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया। जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यानी कि बड़ा नक्षत्र मंडल क्या है, अर्सा मेजर या बिग बियर, उसी का भाग क्या है, सप्तऋषि। और इसी को क्या बोलते हैं, स्मॉल बियर, यानी छोटा बियर। बियर मतलब भालू, एक तरह से हिंदी में बोलोगे तो स्मॉल बियर। ये मतलब जो हमारा सप्तऋषि है, ये बड़े नक्षत्र मंडल के उदाहरण है अर्सा मेजर, ठीक है, या बिग बियर। इसी का एक छोटा भाग क्या है, सप्तऋषि, स्मॉल बियर। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या अंतर है इनमें। तो यहाँ तक आपको नक्षत्र मंडल पता चल गया, उसके उदाहरण पता चल गए। तो आपने खगोलीय पिंड पढ़ लिया, तारा पढ़ लिए। ठीक है बच्चों, खगोलीय पिंड पढ़ लिया आपने, तारे पढ़ लिए, नक्षत्र मंडल पढ़ा, अर्सा मेजर, बिग बियर ये क्या होते हैं, सप्तऋषि क्या होते हैं, ये आपने पढ़ लिया। तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आप देखो, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों या नक्षत्र मंडल को दिखा। तो ये आप कर सकते हैं। रात के टाइम पे आप जब छत पे जाओ तो आप देखिएगा, तारे आपको दिखाई देंगे। और ये सप्तऋषि को आप खोजने की कोशिश करिएगा और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सप्तऋषि दिखाई दिया या नहीं। ठीक है। अब प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। आपने देखा होगा कि जैसे अभी तो आपके पास जीपीएस है, मोबाइल में जीपीएस होता है, अभी तो आपको रास्ते भी पता है कि ये रास्ता इधर जाता है। अभी क्योंकि आपको पता है कि आप अभी रास्ता कैसे देखते हैं। आप कोई कहेगा कि आप अगर अपने गांव से उस गांव जाने चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे, यार वहां पे एक सड़क है, उस पर एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड, उस बोर्ड से राइट साइड दाएं हाथ पे मुड़ना है या लेफ्ट साइड में मुड़ना है। लेकिन पुराने टाइम पे तो ये सब नहीं था। तो पुराने समय में लोग, या फिर जब लोग, जैसे आप समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, आप समुद्र में तो कोई आपको कोई साइन बोर्ड नहीं मिलेगा, कोई भी निशान नहीं मिलेगा जैसे आप पता लगा पाओगे कि आप किस दिशा में है, क्योंकि आपको चारों तरफ पानी पानी दिखेगा। क्योंकि आप कभी भी आप दिशा का ज्ञान कैसे करते हो, आप हमेशा दिशा का ज्ञान एक रेफरेंस में करते हो। किसी को एक आप वो मानते हो कि हाँ ये जो है उत्तर में है, तो उसके रेस्पेक्ट में आप पता लगाओ कि बच्चों अगर कोई चीज उत्तर में है तो उसके जो हमारा उसकी तरफ हम मुंह करके खड़े होंगे तो जो हमारा दाहिना हाथ होगा वो क्या होगा, हमारा पूरब में होगा, और बायां हाथ किस साइड में होगा, पश्चिम में। तो इस तरह से दिशा का निर्धारण होता है। तो अब जो पुराने टाइम पे, जो पुराने समय में लोग रात्रि में जो यात्रा करते थे तो वो कैसे पता लगाते थे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो वो क्या करते थे, एक तारा है, आपने सुना होगा, एक तारा है ध्रुव तारा। जो ध्रुव तारा हमेशा क्या होता है, उत्तर दिशा में चमकता है। आपको अगर ध्रुव तारे की पोजीशन पता चल जाए, मान लो आप यहाँ पे आप खड़े हो और आपको ये पता चल गया कि ध्रुव तारा इस दिशा में है, आप देख रहे हो रात में और आपको ध्रुव तारा चमकीला दिख जाएगा अलग ही। ये अगर ध्रुव तारा अगर उत्तर दिशा में है तो आपका ये वाली जो इसकी तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाइए तारे की तरफ, तो आपका जो दायां हाथ होगा, आपका जो दायां हाथ होगा ये किस दिशा में होगा, ये होगा आपका पूरब दिशा में, ये होगा पूरब दिशा में। और ये आपका जो बायां हाथ होगा ये किस दिशा में होगा बच्चों, पश्चिम दिशा में। ये किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो इस तरह से आप दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। तो ये जो ध्रुव तारा है इसी को क्यों लिया आपने, और कोई तारे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ध्रुव तारे की पोजीशन फिक्स रहती है, ध्रुव तारे की स्थिति हमेशा फिक्स रहती है। ये हमेशा ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही रहता है। इसलिए आप ध्रुव तारे को पता कर लो, उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, उसको देखते रहिए,
आपका जो दायां हाथ होगा वो पूर्व दिशा की तरफ होगा और आपका जो बायां हाथ होगा वो पश्चिम दिशा को बताएगा, और आपके पीछे की तरफ क्या होगा, दक्षिण होगा। इधर क्या होगा बच्चों, दक्षिण होगा। तो ये आप क्या कर सकते हो, दिशा का ज्ञान कर सकते हो। तो आपसे कोई पूछे कि आप बिना दिक् सूचक यंत्र की सहायता के या आप बिना किसी और किसी चीज की सहायता लिए आप बता सकते हो रात्रि में कि उत्तर दिशा के द्वारा दक्षिण दिशा के द्वारा, तो आप कहोगे यस हम बता सकते हैं। अगर हमें ध्रुव तारा पता चल गया तो हमारे ध्रुव तारा की तरफ मुंह करेंगे तो हमारा जो दायां हाथ होगा वो पूर्व दिशा में और बायां हाथ पश्चिम दिशा में, और हमारी जो पीठ होगी वो किस तरफ होगी, दक्षिण दिशा की होगी, और हमारा मुंह किधर होगा, उत्तर दिशा की तरफ। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसा कौन सा तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, आंसर होगा उत्तर होगा ध्रुव तारा, ठीक है। यह हमेशा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है। सप्तऋषि जो तारा है ना उसकी स्थिति से हम ध्रुव तारे को पता नहीं सकते। आप पहले तो सप्तऋषि तारा मंडल को ऐसे खोजने की कोशिश करिएगा, ऐसे होता है, ठीक है। एक तारा एक तारा एक तारा एक तारा एक तारा एक तारा, इन तीनों तारों को जब आप मिलाओगे ना तो यहाँ पे एक तारा आपको चमकीला दिखाई देगा, बहुत चमकीला लगी, वो जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी, और वही तारा क्या होगा, आपका ध्रुव तारा होगा। वही तारा क्या होगा बच्चों, आपका ध्रुव तारा होगा, ठीक है। इस तरह से आप तो आज के लिए आपका काम है, आप रात में अपनी छत पे या घर से बाहर निकल के ये पता करिएगा कि सप्तऋषि तारामंडल क्या है, और उसकी हेल्प से आपको उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखता है या नहीं दिखता, और आप पता करिएगा उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, ठीक है। और आप किस राज्य के निवासी हैं तो आप अपनी पोजीशन के हिसाब से दूसरे राज्यों की स्थिति आप पता कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो आप देखोगे कि जो सप्तऋषि मंडल है उसके संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की तरफ इंगित करेगी। जैसे ये लड़की देख रही है, ये सप्तऋषि तारे के तीन आपके ये देख रहे हो सप्तऋषि तारा है, इसके ये संकेतक तारे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 2 तारे आप देख रहे हो ना, ये संकेतक तारे, इन दोनों को आप मिलाओगे यहाँ पे, इन दोनों को जैसे यहाँ पे मिलाया तो ये जो तारा है आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये कौन सा है बच्चों, उत्तर में ध्रुव तारा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो, ठीक है। ये काम है, आप ट्राई करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा है, आपको ज्योग्राफी भूगोल बहुत अच्छी लगेगी, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगी, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, इसलिए आप भूगोल को आप शुरू से पढ़िए, स्टार्टिंग से। अब देखिए बच्चों, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो आपने देखा कि ये हमारा खगोलीय पिंड था, खगोलीय पिंड की डेफिनेशन आपने पिछले उसमें देखी। इसके 2 पार्ट हो गए, एक हो गया तारा और एक हो गया ग्रह। तारे क्या होते हैं, इनमें खुद की ऊष्मा, खुद का प्रकाश, ये सब होता है, बड़े होते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब ग्रह क्या है, ग्रह वो है जिनके पास ना तो अपना क्या होगा, प्रकाश होगा, जिनके पास प्रकाश नहीं होता और अपनी ऊष्मा नहीं होती। जब प्रकाश नहीं ऊष्मा नहीं, ठीक है, ये नहीं होता। और ये क्या करते हैं, तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तारों का जो आसमान से, सूर्य के तारे से हमारी पृथ्वी क्या है, हमारा ग्रह, पृथ्वी के पास में कोई ऊष्मा है, नहीं है, पृथ्वी के पास कोई प्रकाश है, नहीं है। पृथ्वी किसके प्रकाश से प्रकाशित होती है, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य क्या एक तारा है। तो जो तारों से जो प्रकाश आता है, तारों से जो रोशनी आती है बच्चों, उसी से रोशनी किसको मिलती है, ग्रहों को मिलती है। ऊष्मा किससे मिलती है, तारों से ही मिलती है ग्रह को। हमारी पृथ्वी को ऊष्मा किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है, तारों से मिलती है। तो आपने को समझ में आएगा कि ग्रह क्या है, ठीक है बच्चों। तो ग्रह क्या है, वो खगोलीय पिंड, यानी वो खगोलीय पिंड जिनमें अपना ना प्रकाश है ना ऊष्मा है, और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो आपको समझ में आया, ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेनेट, ठीक है। ग्रह को क्या बोलते हैं, प्लेनेट, ठीक है। और ये जो प्लेनेट शब्द है, ये ग्रीक जो भाषा है उसका अर्थ शब्द है प्लेनेटाई, प्लेनेट, इसको ऐसे लिखिए, प्लेनेटाई शब्द से ही बना है प्लेनेट। इस प्लेनेटाई शब्द का क्या अर्थ होता है ग्रीक में, इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि या फिर बोल सकते हैं इसे चारों ओर घूमने वाला, परिभ्रमक, ठीक है बच्चों। परिभ्रमक मतलब चारों तरफ घूमने वाला, परि मतलब चारों ओर, भ्रमक मतलब घूमने वाला, यही प्लेनेट का मतलब होता है। अब पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह क्या एक ग्रह है कि नहीं, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है, सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। आपने जैसे पृथ्वी पर रहते हैं तो आपको चंद्रमा चमकता हुआ दिखता है रात में, ऐसे अगर आप चंद्रमा पे खड़े होकर पृथ्वी को देखेंगे तो आपको पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देगी सूर्य के प्रकाश से, ठीक है।
ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि चंद्रमा के पास ना तो अपना प्रकाश है ना उसमें, चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, ऐसे ही पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देगी आपको। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अगला देखिए, तो आपको ये खगोलीय पिंड, तारे, ये सब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखिए, आपको थोड़ा सा देखने में, आप बुक में देखिएगा अपने में, जैसे ये सूर्य है, आप देखोगे ये हमारा क्या है, सूर्य है। मैं यहाँ पे बना के बता दूंगा आपको, जैसे ये हमारा सूर्य है। ठीक है, इस सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के जो सबसे नजदीक वाला ग्रह है, ये वाला ग्रह, ये कौन सा है बच्चों, बुध। इस ग्रह का नाम क्या है आपका, बुध है। ठीक है, उसके बाद में जो बुध से जो अगले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है, जो थोड़ा सा दूर है, वो कौन सा है आपका, कौन सा है बच्चों, शुक्र। दूसरे नंबर पे क्या है, शुक्र। तो बुध, शुक्र, और ये क्या है हमारा, सूर्य। ठीक है, बुध हो गया, उसके बाद क्या हो गया हमारा, शुक्र हो गया। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा पृथ्वी। तीसरे नंबर पे जो पृथ्वी, सूर्य के नजदीक वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। यहाँ पे कौन सा है बच्चों, पृथ्वी। ये सबसे छोटा हो गया बुध, उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको, ये हमारा क्या हो गया, शुक्र हो गया। सबसे बड़ा यहाँ पे हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये आप ऐसे समझते जाइए, आपको रेफरेंस में समझना। बुध हो गया, शुक्र हो गया और पृथ्वी हो गई। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका यहाँ पे मंगल। ठीक है, ये आपका क्या है, मंगल। ऐसे यहाँ पे क्या है, मंगल ग्रह। आप जानते हैं ना, मंगल पे जा रहे हैं, मंगल पर जीवन संभव है, यानी मंगलयान भेज रहे हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारा मंगल। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल। ठीक? उसके बाद में यहाँ पे एक क्षुद्र ग्रह पेटी है, क्षुद्र ग्रह ऐसे करके क्षुद्र ग्रह पेटी है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे तारे, खगोलीय पिंडों की पेटी है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पेटी। उसके बाद आता है आपका 5वें नंबर पे आएगा आपका, यहाँ पे सूर्य से 5वें नंबर पे दूरी पे कौन सा है, बृहस्पति। बहुत बड़ा है, ये हो गया बृहस्पति। ठीक है बच्चों, तो सबसे नजदीक कौन हुआ, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और यहाँ पे हो गया आपका बृहस्पति। ये हो गया आपका बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर भी बोलते हैं। बुध को क्या बोलते हैं बच्चों, मरकरी। शुक्र को क्या बोलते हैं, वेनिस। और पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ। मंगल को बोलते हैं मार्स। और बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर। उसके बाद इससे भी दूर और जाओगे तो आपको फिर यहाँ पे एक दिखेगा, शनि। क्या है ये, शनि। और इसके चारों तरफ बहुत सुंदर वलय आकृतियां दिखती हैं शनि के चारों तरफ। ठीक है, ये इस तरह का है, तो इसको बोलते हैं सैटर्न या शनि। और उनसे भी आप अगर दूर जाओगे सबसे दूर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूरेनस। ये कौन सा है बच्चों, यूरेनस। ठीक है, इसके भी चारों तरफ से बड़े। देखो, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पे हो गया बृहस्पति, उसके बाद हो गया आपका शनि, और उसके बाद हो गया आपका यूरेनस। ठीक है, आपको दिखाई देगा, यहां तक आपको समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब देखो इनके बारे में यहाँ पे इस बुक में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। देखो इसको कितना टाइम लग रहा है घूमने में। जैसे ये मैं थोड़ा सा बुक को इसको सीधा नहीं कर पा रहा, आप देख लीजिएगा अपनी बुक में। बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है 88 दिन में। भाई बुध सबसे नजदीक है कि नहीं, यहाँ पे देखिए बुध सबसे नजदीक है, तो इसको परिक्रमण करने में कितने दिन लग रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है बुक में 88 दिन। और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में 59 दिन लग रहे हैं, 59 दिन। शुक्र को देखोगे तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में, परिक्रमण मतलब चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 255 दिन। ज्यादा दिन लगेंगे क्योंकि ये सूर्य क्या हो गया, बुध से दूर है। आप सोचिए, आप सूर्य से इतनी सी दूर है, नजदीक है, तो आपको चक्कर जल्दी लग जाएगा, आपका घेरा नजदीक छोटा रहेगा। लेकिन आप सूर्य से दूर हो जाओगे तो आपका घेरा बड़ा हो जाएगा, तो आपको ज्यादा दूर चलना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो बुध को लगे 88 दिन, सूर्य को लगे 255 दिन, पृथ्वी को लगते हैं 365 दिन। आप जानते हैं ना, एक साल होती है, एक साल में पूरा चक्कर कर लेती है पृथ्वी, 365 दिन। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में कितना दिन लगाती है, एक दिन। पृथ्वी अपने अक्ष पे बहुत जल्दी घूम जाती है, एक दिन लगाती है। जबकि आप देखोगे शुक्र को अपने अक्ष पे, यानी अपना पूरा एक चक्कर काटने में, खुद का सूर्य को एक पूरा चक्कर करने में 243 दिन लग रहे हैं। अब आप देखोगे मंगल, मंगल को सूर्य के चारों परिक्रमण करने में कितना दिन लग रहा है, 687 दिन। और अपने अक्ष पे घूमने में एक दिन, यानी मंगल भी अपने अक्ष पे तो एक दिन में घूम जा रहा है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 687 दिन लग रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट पृथ्वी के डबल से लग रहे हैं, थोड़ा डबल से कम, दोगुने से कम, इतने दिन लग रहे हैं, 687 दिन। यानी 687 दिन में एक चक्कर लगा पाएगा सूर्य का, ठीक है, मंगल को।
और चंद्रमा, अभी हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे कि चंद्रमा क्या होते हैं, ठीक है, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। अच्छा मैं बता ही देता हूँ आपको, देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। तो आपको देखा कि बुध को 88 दिन लग रहे हैं, शुक्र को 255 दिन लग रहे हैं, पृथ्वी को 365 दिन लग रहे हैं, और मंगल को कितने दिन लग रहे हैं बच्चों, 687 दिन। अब आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, आपने ग्रह समझ लिया, खगोलीय पिंड समझ लिया, तारे समझ लिया, अब आप इसको समझो कि चंद्रमा क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आपको समझाता हूँ चंद्रमा क्या होता है। देखो चंद्रमा क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताते हैं। देखो उपग्रह और ग्रह, ये दो चीज, देखो सबसे इंपॉर्टेंट था खगोलीय पिंड। आपने क्या समझा सबसे पहले, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ठीक है। खगोलीय पिंड में आए तारा और ग्रह, ठीक है। अब एक और खगोलीय पिंड में आता है, वो होता है उपग्रह। अब ग्रह जो है वो किसके चक्कर लगा रहा है, हमारी जैसे पृथ्वी, ग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के। ये जो उपग्रह है ये किसके चक्कर लगाते हैं, ये ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं, ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं। तो किस ग्रह के कितने उपग्रह, जैसे हमारे पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, तो आप कहोगे चंद्रमा। चंद्रमा हमारा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। तो जो चंद्रमा होता है उसी को उपग्रह भी बोला जाता है। कभी कभी जैसे बोलेंगे कि मंगल के कितने चंद्रमा है, तो मंगल के 2 चंद्रमा है, 2 चंद्रमा मतलब 2 उपग्रह हैं, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया, यही मैं बताना चाह रहा था आपको। तो चंद्रमा की संख्या जो पृथ्वी के चंद्रमा है वो कितने हैं, 1 है, क्योंकि आपने देखा कि चंद्रमा पृथ्वी का एक ही है। लेकिन मंगल के जो उपग्रह हैं या मंगल के जो चंद्रमा है वो कितने, 2 है, यानी मंगल के दोनों चारों तरफ 2 चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं। ये अपना वाला चंद्रमा नहीं, वो दूसरा हो सकता है, ठीक है, मंगल के खुद के होंगे। अब बृहस्पति देखो सबसे दूर क्या है, बृहस्पति मतलब काफी दूर है, सबसे दूर तो नहीं कह सकते, सबसे दूर तो यूरेनस है, बृहस्पति यहाँ पे। अब बृहस्पति सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 11 साल लग जा रही है। हमारी पृथ्वी आप देख रहे हो 1 साल में चक्कर लगा रही है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में बृहस्पति को कितना टाइम लग रहा है, 11 साल लग रहे हैं, ठीक है बच्चों। और अपने अक्ष पे घूम 11 साल 11 महीने 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल लग रहे हैं, मतलब 12 साल कह सकते हो आप, यानी कि बृहस्पति को सूर्य के चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 12 साल। और अपने अक्ष पे घूमने में ये 9 घंटे, यानी 9 घंटे में ये अपने अक्ष पे घूम जा रहा है, 56 मिनट, यानी कि 10 घंटे में ये ऑलमोस्ट अपने अक्ष पे घूम जा रहा है, यानी तेज तेज घूम रहा है ये अपने अक्ष पे, तो यानी बहुत तेज घूम रहा है। अपने अक्ष पे तो 10 घंटे में घूम जा रहा है, पृथ्वी 24 घंटे में घूम रही है, एक दिन में पूरी 1 दिन लगाती है, लेकिन ये तो बहुत जल्दी घूम जाता है। लेकिन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में बहुत टाइम लगता है, 12 साल लग जाते हैं। अब शनि जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 29 साल 5 महीने। आप देख रहे हो 29 साल, 29.5 साल लग रहे हैं शनि को, ये जो यहाँ पे है शनि, इसको कितना टाइम लग रहा है, 29.5 साल। लेकिन अपने अक्ष पे घूमने में ये 10 घंटे लग रहे हैं, यानी ये भी बहुत जल्दी जल्दी घूम रहा है अपने अक्ष पे। और चंद्रमा की संख्या इसकी कितनी है, 30 से अधिक, सबसे ज्यादा चंद्रमा इसकी या 30 से अधिक शनि के हैं। और बृहस्पति के कितने हैं, 16 हैं। बृहस्पति के कितने बच्चों, 16 हैं, और उसके 30 से अधिक हैं। अब यूरेनस तो आपका यहाँ पे है, नेपच्यून को तो हट दिया ना, यूरेनस आपका यहाँ पे है। यूरेनस को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितना टाइम लग रहा है, 84 साल, यानी 84 साल लग रहे हैं इसको। सोच रहे हो आप, एक आदमी नहीं जी पाता 84 साल, इतने टाइम में यूरेनस एक चक्कर काट पा रहा है, और अपने अक्ष पे बहुत जल्दी घूम जा रहा है, 17 घंटे में घूम जा रहा है। और चंद्रमा कितने इसके, 17, इसके चंद्रमा कितने हैं, 17। और इसके बाद एक गोला और मैं बनाना भूल गया, यहाँ पे एक और गोला बना लीजिए, भी बनाया नहीं था। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यूरेनस, सॉरी यूरेनस ने नेपच्यून, यहाँ पे क्या है आपका, नेपच्यून है, ठीक। और नेपच्यून को सूर्य के चारों तरफ यहाँ पे है, ये कितना चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है इसको, देख रहे हो आप, 164 साल, 164 साल लग रहे हैं इसको चक्कर लगाने में। जबकि अपने अक्ष पर ये कितने घंटे में घूम जा रहा है, 16 घंटे में, और इसके चंद्रमा कितने हैं, 8। तो हमने देखा कि शनि के चंद्रमा बहुत है। उसके बाद बृहस्पति के चंद्रमा है, तो कितना टाइम लग रहा है ये भी समझाया। जैसे जैसे आप उधर आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, सूर्य से दूर होते जाओगे, आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई ना बच्चों, ये आप एक बार ढंग से पढ़िएगा, 2-3 बार, जैसे मैंने फोटो बनाया ऐसे बनाइएगा। चंद्रमा सबके लिखिएगा, पृथ्वी का चंद्रमा 1, मंगल के 2, बृहस्पति के कितने हैं आपके यहाँ पे लिखें 16, शनि के कितने हैं 30 से ज्यादा हैं। तो इस तरह से आप सारी डिटेल लिखिएगा, आपको ज्यादा याद नहीं करना है, एक बार आप आइडिया रखिएगा कि ये हमारा क्या है, सौरमंडल। उसके बाद देखिए यहां तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं। अब देखो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। आपने देखा होगा, मैंने अभी तो बताया था उपग्रह क्या होते हैं। तो जो आसमान में आपको चंद्रमा दिखता है वो क्या है, उपग्रह। उपग्रह क्या होता है, हमारी पृथ्वी का सहचर है, और हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनमें से कुछ के पास भी अपने पास क्या, उनके भी क्या है, चंद्रमा है। मैंने बताया ना आपके, उनके भी क्या है, अपने अपने चंद्रमा है, ठीक है।
यहां तक आपको देखा, समझ में आया। अब पढ़ते हैं हम सौर मंडल। तो हम क्या जानेंगे दोस्तों, सौर मंडल। तो सूर्य, सौर मंडल क्या है, सूर्य, 8 ग्रह। 8 ग्रह कौन कौन से हैं, सबसे पहले बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये क्या है, 8 ग्रह। तो सूर्य और 8 ग्रह। उसके साथ साथ उपग्रह। उपग्रह क्या है, जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा हो गया, मंगल के 2 चंद्रमा हो गए, बृहस्पति के हो गए, शनि के 30 से ज्यादा हो गए। ये सारे क्या हैं, चंद्रमा या उपग्रह। तो सूर्य आपके 8 ग्रह बच्चों और उपग्रह, और कुछ अन्य खगोलीय पिंड, कुछ और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ये हम जानेंगे क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। रात के टाइम पर आपने देखा होगा इस तारे टूट के गिरते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, सौरमंडल। तो आपसे पूछे कोई सौरमंडल किस किस से बना है, तो आप कहोगे सूर्य, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, सौरमंडल का। और इसे हम क्या कहते हैं, सौर परिवार। उसे ही हम क्या कहते हैं, सौर परिवार का नाम देते हैं। और जिसका मुखिया कौन है, सूर्य। सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल किसे कहते थे, सौर देवता को कहते थे। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है, सौर मंडल। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखिए, ठीक है ना। ये आपको लिखना है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया सौर मंडल क्या है दोस्तों। अब देखिए सौर मंडल में अब हम इसके एक एक सदस्य को जानेंगे। जैसे सूर्य क्या होता है, तो सूर्य सौरमंडल का एक क्या है, हिस्सा है, सौरमंडल का भाग है सूर्य। सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में है और यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये तो आप जानते ही हैं। सूर्य क्या है, खगोलीय पिंड है, सूर्य क्या एक तारा है, गर्म गैसों से बना है, बहुत बड़ा है। इसका जो खिंचाव बल है इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। आप देख रहे हो सूर्य सेंटर में और चारों सब ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा क्यों, कोई ना कोई इसको खींच के रखा हुआ है, यानी कोई एक बल है जो इन ग्रहों पे लग रहा है और उसके कारण ये चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। कोई एक बल है जो खिंचाव बल है जो सूरज से निकल रहा है, सौर मंडल से निकल रहा है, और उसके कारण ये जो ग्रह हैं ये चारों तरफ क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। आपसे कह सकते हैं ना कि ये ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाते हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर कोई एक खिंचाव बल है जिसकी वजह से ये जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और वो जो खिंचाव बल है वो सौरमंडल को क्या करता है, आपस में बांध के रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि सौरमंडल के लिए जो प्रकाश मिलता है और ऊष्मा मिलती है वो किससे मिलती है दोस्तों, सूर्य से। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि ये सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। आप कहोगे सूरज तो सर हमारे बहुत नजदीक है, आपने देखा ना सूरज के बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, लेकिन फिर भी सूरज कितना दूर है हमसे, 15 करोड़ किलोमीटर। तो आप सोचिए तारे कितने दूर होंगे। सूरज हमसे कितना दूर किलोमीटर है बेटा, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये आप याद रख लेना, 15 करोड़ किलोमीटर, ये इतना दूर है। फिर भी हमारे पास इतना, दिन में देखते हो आप कितनी धूप पड़ती है। अगर ये थोड़ा सा और नजदीक होता तो पृथ्वी पे जीवन ही नहीं हो पाता, क्योंकि धूप इतनी तेज पड़ती कि आपकी स्किन जो खाल है वो जल जाती, त्वचा जल जाती ना। तो इसलिए जीव संभव हो पाया क्योंकि ये कि बैलेंस है कि आप कितनी दूरी पे हैं, कितना हमको वो मिल पा रही है ऊष्मा, ठीक है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अब हम ग्रह के बारे में जानेंगे। तो आपने सूर्य के बारे में जान लिया, तो सूर्य के बारे में आपने क्या जाना, बहुत बड़ा है, बहुत गर्म गैसों से बना है, खिंचाव बल जो है वो सौरमंडल को बांध के रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत सूर्य है, और लेकिन हम इसकी अतिरिक्त तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ये हमारे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखिए ग्रह, अब हम ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यह मैंने आपको बताया। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम को याद रखने का तरीका है माई, वेरी, इफिशियंट, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, नट्स। माई मतलब मार्स, वेरी मतलब वीनस, बी से वीनस, ई से अर्थ, एम से क्या हो जाएगा, सॉरी गलत बोल दिया, सॉरी, एम से मरकरी, बुध, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, एम से क्या बनेगा बच्चों, मार्स मंगल, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न शनि, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। सौरमंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। सौरमंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं, सारे जो 8 ग्रह हैं
वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा ऐसे सूर्य है और इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाते रहते हैं, और एक दीर्घ वृत्ताकार, जैसे ये तो होता है वृत्ताकार, जैसे ये सूरज है इसके चारों तरफ एक वृत्त खींचोगे तो ऐसे आएगा, और दीर्घ वृत्ताकार हो जाता है ऐसे, मतलब बड़ा बड़ा वृत्त, ऐसे ऐसे, ये वृत्त जैसा नहीं रहा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों, कक्षा कहते हैं, अपनी अपनी कक्षा में फैले हुए हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, बुध सबसे नजदीक है, और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन लग रहे हैं, 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बुध हो गया, बुध के बाद कौन था, शुक्र था, और शुक्र को ही क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ये क्वेश्चन आएगा, आप याद रखना। बुध जो है वो, सॉरी शुक्र जो है पृथ्वी का क्या है, जुड़वा ग्रह, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसका आकार जो आकृति आप देखोगे तो पृथ्वी के समान है, मैंने आपने यहाँ बताया था ना। देखो ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। यहाँ पे भी आप देखो ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन हो गया, शुक्र हो गया। ये आपको समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए उसके बाद अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना था। आपने जो देखा था पहले हम पढ़ते थे 9 ग्रह हैं, लेकिन अभी प्लूटो को इसने हटा दिया है हमने, ठीक है। प्लूटो अभी अपना ग्रह नहीं है, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, ये 2003 यूवी 313 सरस और प्लूटो, ये क्या है, बौने ग्रह है। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, अभी बौने ग्रह, ठीक है। यानी ये ग्रह नहीं है, ग्रहों से अलग क्या माना गया इनको, बौना ग्रह बौने ग्रह, छोटे ग्रह, बौने ग्रह ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये भी समझ लीजिए। देखो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के दिए हुए शब्द होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, यहाँ पे लिखा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का विवरण। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है जी और एक होता है ग्राफिया। जी ग्राफिया, जी मतलब पृथ्वी और ग्राफिया मतलब लिखना, तो पृथ्वी के विवरण को लिखना, ज्योग्राफी, ठीक है। अब जियो मतलब तो हो गया पृथ्वी, लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन, तो जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन। जियो होता है पृथ्वी, मेट्री मतलब मापना, तो जियोमेट्री मतलब हो जाएगा पृथ्वी का मापन। जियो मतलब पृथ्वी और ऑइड मतलब आकार, तो पृथ्वी के आकार के जैसा, जॉइड, पृथ्वी के आकार के जैसा, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। अब देखें, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो आप क्या समझ गए, खगोल शास्त्री कैसे कैसे कहते हैं, खगोलीय पिंडों और उनकी गतियों का जो अध्ययन करता है वो खगोल शास्त्री। जैसे आर्यभट्ट जो थे वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध क्या थे, खगोल शास्त्री थे, आर्यभट्ट, ये आपको पता होना चाहिए। आज भी भारत में, आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। अभी भी लोग क्या करते हैं, इस पे खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आगे वाला चैप्टर, अभी आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखो पृथ्वी, सूर्य से, बच्चों देखो अभी ये चैप्टर यहाँ पे देखते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह। हमने क्या जाना, हमने शुक्र को देखा, बुध को देखा, सबसे नजदीक कौन था, बुध, उसके बाद शुक्र, अभी क्या आया हमारा, पृथ्वी। अभी कौन है, पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा है, आकार में क्या है, 5वें नंबर पे। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। आप देखेंगे पृथ्वी का आकार कुछ ऐसा है, पूरा गोल नहीं है। ध्रुवों के पास क्या है, ऐसी चपटी हो गई है, पूरा ऐसे गोल नहीं है, ध्रुवों के पास चपटी है। यही कारण है इसके आकार को क्या कहा जाता है, भू आब कहा जाता है। पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल नहीं है, क्या है, भू आब। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, भू आब। ये आपको शब्द याद रखना है, भू आब। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार, जियोइड। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जीवन कहाँ पे है, पृथ्वी पर है। अभी तक जो खोज हुई है उसके हिसाब से कहते हैं कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी ना तो गर्म है ज्यादा और ना ही ज्यादा ठंडी है। यहाँ पानी भी है, वायु भी है, क्योंकि जीवन के लिए क्या क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक, ना ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए, जमीन चाहिए। ये सब कहाँ पे है, पृथ्वी पे, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें, गैसें में जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ये भी कहाँ पे है, पृथ्वी पे। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। अंतरिक्ष से अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह, यानी ब्लू प्लेनेट।
नीला ग्रह कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो आप कहोगे कि सर पृथ्वी की जो सतह है वो 2/3 पानी से ढकी हुई है, इसलिए ये अंतरिक्ष से दिखने पर नीली दिखाई देती है, क्योंकि पानी का कलर दूर से देखने पर कैसे दिखता है, नीला दिखता है, समुद्र नीला दिखता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति क्या होती है बच्चों, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आप देखते हो सूरज से हमारी पृथ्वी, सूर्य की दूरी कितनी है हमसे, 15 लाख किलोमीटर है कि नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर। अब प्रकाश की जो गति है वो है 3 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर यानी एक सेकंड में प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है, रोशनी होती है, 3 लाख किलोमीटर तय करती है। यानी सूर्य का प्रकाश एक सेकंड में कितना किलोमीटर चल जाता है, 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, तब भी इतने तेज होने के बाद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है दोस्तों, 8 मिनट। तो आपसे कोई पूछे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो आप कहोगे सर 8 मिनट, और प्रकाश की जो गति है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपका हो गया। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1970 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला यात्री कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, ये आपको पता चल गया। क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो आप सर्च कीजिएगा, अपने दोस्तों से पूछिए क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया, नहीं तो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए, पृथ्वी के बारे में पता चल गया, प्रकाश की गति पता चल गई, 8 मिनट टाइम लगता है ये पता चल गया। अब देखिए चंद्रमा, तो हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ आपने देखो चंद्रमा एक ही है, जो हमारे चक्कर लगाता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी अगर ये पृथ्वी का व्यास है ये, ठीक है, तो इसका चौथा हिस्सा इतना चंद्रमा का है। तो चंद्रमा क्या होगा, ऐसे होगा। चंद्रमा का व्यास क्या है, हमारी पृथ्वी का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ये हमारे क्या है, नजदीक है। चंद्रमा क्या है, हमारे नजदीक है, जबकि इसका व्यास तो 1/4 है, लेकिन ये हमारा बड़ा दिखता है फिर भी तारों की तुलना में। तो ये तारों से बड़ा नहीं है, ये हमारे नजदीक है इसलिए बड़ा दिखता है। ये हमसे लगभग कितना दूर है, 3,84,000। कितना किलोमीटर है बच्चों, 3,84,400 किलोमीटर। आपने देखा सूरज कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना दूर है दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाइए, चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर होने पे हमें इतना बड़ा दिखता है, तो सूरज जो कि 15 करोड़ किलोमीटर है वो इतना ही बड़ा दिखता है जितना चंद्रमा दिखता है। तो सूरज का आकार कितना बड़ा होगा, आप अनुमान लगा के देखिए। ये इसकी तुलना में कितना गुना है, ये 3 लाख, यानी इसको 4 करोड़ के आसपास 4 लाख के आसपास मान सकते हो। 1500 करोड़ का मतलब 1500 लाख, तो बटे 4 कर दीजिए, तो आप कहोगे 4 तिया 12। ठीक है, लगे लगे कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 7 23, यानी कि 350, यानी चंद्रमा जो हमें दिखता है उसका 375 गुना क्या होगा, हमारा सूरज होगा। चंद्रमा का 375 गुना। तो आप अंदाज लगा लीजिए सूरज कितना बड़ा होगा, चंद्रमा का 375 गुना। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा से 4 गुनी हमारी पृथ्वी है। तो इसमें अगर हम 4 का और भाग दे दें तो 4 8 32, 4 9 36, यानी 100, यानी कि हमारी पृथ्वी का 100 गुना है सूरज। आप ये मान के चलिए, जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है ना उसको 100 गुना कर दीजिए, इतना बड़ा सूरज है। आप ये अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, तो कोई पूछे कि सूरज कितना बड़ा है, तो आप कहोगे कि चंद्रमा से कम 400 गुना और हमारी पृथ्वी के कम से कम 90 या 100 गुना हमारी पृथ्वी के आसपास। ठीक है, इतना बड़ा है। अब देखो उपग्रह के बारे में आपने जाना। ठीक है, पृथ्वी के चारों, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी उपग्रह क्या होते हैं, वो खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित एक कृत्रिम उपपिंड है, मानव निर्मित उपग्रह। अब आपने तो कुछ तो उपग्रह ये भी देखे होंगे कि जो हम पृथ्वी से सैटेलाइट छोड़ते हैं, सैटेलाइट को भी क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं बच्चों। सैटेलाइट क्या कहलाता है आपका, उपग्रह कहलाता है। तो मानव निर्मित, लेकिन वो क्या है, मानव निर्मित है। चंद्रमा मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है। तो मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है, एक कृत्रिम पिंड होता है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। यानी सैटेलाइट किस लिए छोड़ते हैं, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी पता लगाने के लिए और संचार के लिए। पृथ्वी पर जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल, सैटेलाइट, टावर देखे होंगे आपने, टावर लगे रहते हैं,
ये कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है कि यहाँ से एक सिग्नल जाता है आसमान में, अंतरिक्ष में जाता है, सैटेलाइट से टकराता है, वो इस टावर पे आता है और इस टावर से आपके सेल फोन पे आता है। इस तरह से आप समझ बाद में बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। तो ये क्या है, अंतरिक्ष जो मानव निर्मित उपग्रह है, ये क्या है, संचार में हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। और इसे किसके द्वारा भेजा जाता है, रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। पृथ्वी की कक्षा में क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। ये हमारी पृथ्वी है, इस कक्षा में स्थापित कर देंगे, ये ऐसे घूमता रहेगा, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट, IRS, ठीक है, ये भारत में अंतरिक्ष में उपस्थित उपग्रह है। इनसैट हो गया, IRS हो गया, एडूसैट हो गया, ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारे उपग्रह हैं। ये हमारे नाम याद रख लेना, इनके उपग्रहों के उदाहरण। आपने देखा होगा ऐसे रॉकेट जाती है ये अंतरिक्ष को लेके, ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर करने के लिए होता है। ये पूरा रॉकेट नहीं होता है, इसमें उपग्रह तो बहुत छोटा होता है, पीछे लगा रहता है। ये आसमान में जैसे ही रॉकेट यहाँ पे इसको अपनी कक्षा से बाहर कर देगी, क्योंकि इसमें ईंधन रहता है, ईंधन की वजह से बहुत तेजी से चलती है। उसके बाद क्या होगी, रॉकेट हमारी अलग हो जाएगी। जब इसको जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बाहर जैसी हो जाएगा, रॉकेट इसको छोड़ देगी यहाँ पे अंतरिक्ष में, और ये यहाँ पे क्या करेगा, फिर चक्कर लगाने लग जाएगा और ये अलग हो जाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे खुल जाएगा और अपना उपग्रह अपना काम स्टार्ट कर देगा, अपना सिग्नल भेजना स्टार्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो चैप्टर बस खत्म होने वाला है, थोड़ा लंबा हो गया, मैं ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए है। आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक, अब देखो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा कर रहा है, 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर रहा है, और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, जैसे देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हमारा चंद्रमा है। ठीक, पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, 27 दिन, यानी कि ये चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं आपके, 27 दिन। और अपनी अक्ष पे घूमने में भी कितना टाइम लग रहा है इसको, इतने ही समय में ये एक अपने अक्ष पे भी चक्कर कर रहा है, कितने, 27 दिन में। ठीक है, तो जब ये पृथ्वी पे यहाँ आएगा तब इतना ही ये फिर घूम चुका होगा। ठीक है, जैसे ये इधर से अपनी साइड पे भी घूमता जाएगा, यहाँ पे मान लो A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, D पॉइंट है। तो यहाँ से कोई आदमी देखा तो उसको A दिखाई दिया। अब ये घूम के यहाँ आया, ठीक है, ये घूम के यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट को F मानो। जब ये यहाँ पे आएगा, ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ये घूम के यहाँ पे आया और यहाँ से कोई आदमी देखेगा, तब इसको क्या होगा, यहाँ वाले आदमी को तो A दिख रहा था, ठीक है, अब ये यहाँ से देखेगा कोई आदमी तो ये अपनी अक्ष पे भी घूम जाएगा, तो इसको फिर से यहाँ से क्या दिखेगा, A ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद भी घूम चुका है और इतना ही ये आगे बढ़ चुका है। तो इस कारण से आपने देखा होगा पृथ्वी पे आप देखोगे चंद्रमा को तो हमेशा आपको एक जैसा ही दिखता रहता है। ठीक है ना, मतलब ऐसे नहीं, आकार में नहीं, उसकी जो आकृति होगी, जैसे हर पूर्णिमा को देखना आपको वैसा ही दिखेगा जैसा वो पहले देखा होगा आपने, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, पूर्णिमा की बात कर रहा हूँ, फुल पूर्णिमा, आगे तो उसका आकार तो बदलता रहता है, वो तो एक अलग कारण है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना तो पानी है ना वायु। चंद्रमा पे क्या है बच्चों, पानी भी नहीं है, वायु भी नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। इसकी सतह पर क्या है, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं। आप बोलते हो चंद्रमा में रथ दिखाई दे रहा है, वो रथ वत कुछ नहीं है, वो आकृति आप अपने दिमाग के इमेजिनेशन है, वो कुछ नहीं है। वहां पे पर्वत है, मैदान है और गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर क्या बनाते हैं, छाया बनाते हैं। उसी तरह से वो छाया दिखती है, जैसे मैदान है उसकी क्या होगी, पर्वत है, उसकी चंद्रमा की सतह पर क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी। वही हमें काला काला सा दिखता है, बोलते हैं ये घोड़े हैं, रथ हैं, वो कुछ नहीं है। वो क्या है, पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर क्या बनाते हैं बच्चों, छाया बनाते हैं। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को दिखाया जाता है। पूर्णिमा के दिन देखा होगा आपने चंद्रमा पर छाया बनती है। अब देखो आप जानोगे क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। मैंने कहा था ना सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तारे, ग्रह और उपग्रह। इनके अतिरिक्त आपने ये जान लिया तारे क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है। इनके अतिरिक्त जो असंख्य छोटे पिंड हैं वो भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। छोटे छोटे पिंड भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। इन पिंडों को क्या बोलते हैं बच्चों, क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आपने मैंने फोटो दिखाया था आपको, ये जो है आप देख रहे हो, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये हमारा मंगल हो गया यहाँ पे लास्ट, और ये हो गया हमारा बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच ये क्षुद्र ग्रह पेटी है। ये बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं छोटे छोटे, ये देख रहे हो आप, इन्हीं को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक, तो ये क्या था कि
क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ग्रह, तारे और उपग्रह इनसे बहुत छोटे छोटे हैं, सूर्य के चारों ओर, इन पिंडों को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग है, जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट के अलग हो गए थे, यानी ग्रहों से टूट टूट के वो अलग हो गए और वो एक पेटी बन गई, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण हो गया, और वो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे बच्चों उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, उनको बोलते हैं उल्का पिंड। यानी ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े। लेकिन कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे बहुत सारे उल्कापिंड चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। कभी कभी क्या होगा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की बजाय पृथ्वी के इतने पास आ जाएंगे कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो इनको अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा कि ये पृथ्वी की तरफ गिरना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे? पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया होगी, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण, अब जब ये पृथ्वी की तरफ गिरेंगे, यहाँ से दूर से आसमान में से ये बड़े बड़े पिंड हैं, पत्थरों के टुकड़े हैं, तो यहाँ पे क्या है? हवा है, आसमान में हवा है, तो वायु का क्या होगा? घर्षण होगा। वायु क्या, इसको लोगे कि आप ट्रेन पे चलते हो, आप ट्रेन से जब जाते हो, ट्रेन से जब खिड़की से बाहर देखते हो, तो आपके चेहरे पर हवा कितनी तेज लगती है, आपको फील होती है कि आपको एकदम चेहरे पर लग रही है। तो आप सोचो ये इनकी ये कितनी गति से गिर रहे हैं, तो बहुत तेज गति से गिरते हैं। जब बहुत तेज गति से पृथ्वी तरफ गिरेंगे तो जो हवा का क्या होगा? इन पर घर्षण लगेगा, और घर्षण की क्या होगा? ये जलने लग जाते हैं। इससे क्या होगा? ये जलने लग जाएंगे। तो वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जलने लग जाते हैं, जल जाते हैं, और फलस्वरूप क्या होगा? एक चमकदार प्रकाश, एक लाइट सी चमकेगी ऐसे खट, और यहाँ खत्म हो जाएगी। तो आप बोलते हैं ना तारा टूटा, तारा टूट रहा है। तारा नहीं, वो उल्का पिंड क्या होता है? जल के खत्म हो रहा होता है। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर क्या होते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी कोई पिंड क्या होगा? वो पृथ्वी, ये जल नहीं पाएगा पूरी तरह से, वो बहुत बड़ा होगा, पृथ्वी पे आके टकरा जाएगा। टकराएगा तो क्या होगा? वहां पे गड्ढा बन जाएगा। ये बहुत तेज गति से गिरेगा ना, तो बहुत बड़ा होगा। तो क्या आपने तारों, अब आप देखिए, ये आपको समझ में आ गया उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड आपसे पूछे तो कोई क्या कहोगे आप? पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ये पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये पृथ्वी पर गिरना स्टार्ट करते हैं। और चूंकि वायु के घर्षण की वजह से ये जलने लग जाते हैं, इस प्रकार ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, और कोई कोई उल्कापिंड बिना जले पृथ्वी पर गिर जाता है, तो जिससे धरातल पर क्या होता है? गड्ढे बन जाते हैं। तो आप इतना लिख दोगे। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी तरफ फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है, और यह पट्टी क्या है? आकाशगंगा। अब आते हैं हम आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा पढ़ते हैं। आकाशगंगा मिल्की वे। आकाशगंगा क्या होता है? आसमान में आपने तारों की एक पट्टी देखी होगी चमकदार सफेद, वही क्या कहलाता है? आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का क्या है? भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है? इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन जो हमारा सौरमंडल क्या है? एक आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है। आप ये सोचिए कि आकाशगंगा कितनी बड़ी है। क्या हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है? यानी आकाशगंगा में जो मिल्की वे है उसमें हमारा सौरमंडल एक छोटा सा भाग है, ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम क्या अपना? आकाश गंगा, यानी प्रकाश की एक नदी, लाइट की एक नदी। आकाशगंगा जो है वो करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों की आकाशगंगाएं, इस प्रकार आप देखोगे कि जो लाखों आकाशगंगा हैं वो मिलकर, आकाशगंगाएं, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं बच्चों? ब्रह्मांड का निर्माण कर रही हैं। किसका निर्माण कर रही हैं? ब्रह्मांड का। यानी कि सौरमंडल ने किसको बनाया? आकाशगंगा। आकाशगंगा का भाग क्या है? सौरमंडल। और आकाशगंगाएं किसका भाग है? ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड में आकाशगंगा, आकाशगंगा में सौरमंडल, सौरमंडल में आपके क्या है? पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, ये सब। समझ में आया आपको? तो कितना छोटा सा हिस्सा है हम पृथ्वी, सोचिए इस ब्रह्मांड का। इस ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं, लाखों आकाशगंगाओं में एक छोटा सा सौरमंडल है, और इस सौरमंडल में एक सूर्य है, पृथ्वी है, ये सब। तो हम इतना सा पार्ट को जानते हैं। देखिए कितना बड़ा हमको एक रहस्य की बात है जिसे हमें जानना है, ब्रह्मांड। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रह्मांड। यानी आकाश में लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। कितना बड़ा है ब्रह्मांड, ये जान पाना, ये सोच पाना ही कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का क्या है? हिस्सा है। देखो ये बड़ा गोला क्या है? ब्रह्मांड, उसमें फिर छोटा गोला आकाशगंगा, उसमें फिर सौरमंडल, उसमें पृथ्वी, और उसमें हम रहते हैं यहाँ पे। देखा? आप समझ में आया?
तो इस तरह से ये आपका चैप्टर, पहला चैप्टर हो गया फिनिश, खत्म। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को समझा होगा, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अभ्यास, अभ्यास प्रश्न, मुझे पता है कि अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा तो आप अभ्यास प्रश्न बहुत जल्दी आप सॉल्व कर दोगे, आप जल्दी से आंसर दोगे। तो बताइए बच्चों, पहला क्वेश्चन संक्षेप में देना है आपको आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, यानी प्लेनेट और स्टार, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, ठीक है। आप कहोगे कि ग्रहों का क्या होता है, ना प्रकाश होती है अपनी, ना ऊष्मा होती है। तारों का अपना प्रकाश और अपना ऊष्मा होती है। तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और ग्रहों को जो रोशनी और प्रकाश मिलती है वो तारों से मिलती है। तो ये अंतर हो गया, ठीक है। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, तो आप सौर मंडल से आप क्या समझते हैं दोस्तों, सौर मंडल में सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब पाए जाते हैं। आप इनके बारे में लिख देना। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम आप लिख दोगे। पहले कौन सा आएगा बच्चों, बुध, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, बताओ, याद है आपको, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, सबसे लास्ट। ये आपको याद हो। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा गया है, पृथ्वी को आप अद्भुत ग्रह क्यों कहेंगे, ये बुक में दिया हुआ है, आप पढ़िए। क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है, यहाँ पे वायुमंडल है, पानी है, ऑक्सीजन है, धरती है, सब कुछ है, जीवन है, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, तो इसलिए इसको क्या माना गया है, अद्भुत ग्रह। ये आपको अपनी भाषा में लिखना है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देखते हैं, इसका आंसर क्या है बच्चों, क्योंकि चंद्रमा अपना जो चक्कर लगाता है वो उतने ही टाइम में लगाता है जितना टाइम में वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो हमको हमेशा स्थिर दिखाई देता है, एक ही जगह पे दिखाई देता है, इसलिए हम चंद्रमा के केवल एक ही भाग को देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, आप कहोगे ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से बना है, और लाखों आकाश गंगाओं में हमारा एक सौर मंडल भी है, ठीक है। और सौर मंडल में पृथ्वी और सूर्य ये सब पाए जाते हैं। तो आप ये सब कह सकते हो ब्रह्मांड क्या है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह से नाम जाना जाता है, आप कहोगे आंसर क्या है, शुक्र। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, शुक्र पृथ्वी का क्या है, जुड़वा ग्रह, क्योंकि ये पृथ्वी के आकार और आकृति में सेम है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आंसर बताओ बच्चों, कौन सा तीसरे नंबर पर, पृथ्वी। आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपको ये कभी नहीं भूलोगे, आप ऐसे पढ़ोगे मेरे साथ तो कभी नहीं भूलोगे, आप बस पढ़ते रहिए। आपको मैं पूरी बुक कराऊंगा, क्लास 6 की ज्योग्राफी आपको मैं पूरा कराऊंगा, भूगोल में पूरा कराऊंगा, इतिहास में पूरा कराऊंगा, सामाजिक विज्ञान में पूरा कराऊंगा, राजनीति विज्ञान में पूरा पढ़ाऊंगा। आप बस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। 7th का भी कराऊंगा मैं, 8th का भी कराऊंगा, 9th 10th 11th 12th। पहले हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए बच्चों, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार की कक्षा में पथ में चक्कर लगाते हैं, मैंने आपको बताया था ना, दीर्घवृत्ताकार इस तरह की कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का। तो ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो आप कहोगे मंगल और बृहस्पति का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे आंसर क्या होगा, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे करीब है, इसका आंसर आप सोचिएगा, नक्षत्र मंडल होगा या कुछ और होगा, ठीक है। मुझे तो नक्षत्र मंडल लग रहा है, आप खुद सोचिए क्या होगा, ठीक है। ओहो, ठीक है। इसका एक एक इसका अच्छा ओके, इसमें मुझे लग रहा है कि ऐसे होगा आंसर। देखो मैं बताता हूँ क्या होगा, इसमें यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ हम कहेंगे 7 तारों का समूह, ये इसमें ऐसे हो सकता है, 7 तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे सप्तऋषि तारा मंडल कहते हैं, ये हो सकता है इसमें। और तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ऐसे इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, आप देखिएगा, इसको सोचिएगा, ठीक है दोस्तों। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएगा कि इस वाले में ये 7 तारों वाला सही है, या तारों का एक समूह जो प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। यहाँ देखिएगा, पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, ठीक है, पृथ्वी के सबसे करीब है, ठीक है, ये चंद्रमा, ठीक ठीक। सूर्य से नजदीक तीसरा सबसे नजदीक ग्रह ये क्या है, पृथ्वी। ये आप देखिएगा, इसमें चंद्रमा होगा या कुछ और होगा, पृथ्वी के सबसे करीब है, ठीक है। इसका आंसर हम अभी ढूंढ ही लेते हैं ना, यहाँ पे देखिए, गलत क्यों पढ़ना है, जो हमें सही लगेगा हम वो पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, देखो रात्रि में आसमान की ओर देखने पर आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनी गई विभिन्न आकृतियों को देखते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। बहुत
सप्तऋषि तारामंडल 7 तारों का समूह है जो एक बड़े नक्षत्र मंडल का भाग है। ठीक है, ये आपको समझ में। अब इसमें से आपको आंसर सोचना है कि वो नक्षत्र मंडल होगा या सप्तऋषि। मुझे लग रहा है उसमें 7 तारों सप्तऋषि आएगा और वो तारों का समूह वाला नक्षत्र मंडल आएगा। ठीक है, अब पृथ्वी के नजदीक वाला का आंसर देखते हैं। देखो इसमें यहाँ पे था, ये बात हमने यहाँ पे की है। ठीक, पृथ्वी वाला कहाँ है? हाँ देखो ये इतना बड़ा है, ये हमसे ये यहाँ पे लिखा है इसका व्यास इतना है, ये इतना बड़ा इसलिए पृथ्वी है क्योंकि ये अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा पृथ्वी के नजदीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया हमारा चंद्रमा। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया चंद्रमा, और इसमें मैंने जो बताया यही होगा, सप्तऋषि तारों का समूह वाला। ये आंसर आप इसमें रख लीजिए। ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया खत्म। मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए, सारे आंसर्स करा दिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अभी हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे आपको क्या है कि मिलता रहेगा, लिंक मिलती रहेगी आपको वीडियोज की। ठीक, ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।